नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एग्ज़ाम जूनियर ऑडिटर का, जो कंडक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा 3 फरवरी 2019 को, पोस्ट कोड 672। ऑलरेडी हम इसके 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करे थे सब्जेक्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन 55, और सेकंड पार्ट जो उसका था उसमें हमने डिस्कस करे थे कुछ क्वेश्चन जो रिलेटेड थे इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड। और आज इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ एक क्वेश्चन जो बिलोंग करते हैं इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमिक्स को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किया है 74। फर्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी सेक्शन। तो फर्स्ट क्वेश्चन किया है 74, हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज द क्रिएशन ऑफ प्रियम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके हेड थे BR अम्बेडकर, जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना। तो उसके सामने प्रियम्बल की बात किसने रखी सबसे पहले? तो वो रखी गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन लाया था और उसमें जो बातें कही गई थी उसे ही हमारी जो प्रियम्बल है उसमें ऐड किया गया था। और प्रियम्बल से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, तो ये कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे? तो ये थी 42 अमेंडमेंट थी 1976, जिसे मनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी अमेंडमेंट के द्वारा प्रियम्बल में 3 नए वर्ड जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो काफ़ी बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किया 75 है, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज़ एन अटैच्ड ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ। तो कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आपका आता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? तो ये आता है कल्चर के अंडर, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। जो हमारा जितनी भी हमारी चीज़ें रहती है हिस्ट्री में, जो चीज़ें रहती है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर रहता है? कल्चर के अंदर। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इनका काम यही होता है कि जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री में जो चीज़ें रहती है, पुरानी बिल्डिंग्स होती है, टूल्स रहते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ थी जो हमारी देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, उन चीज़ों को कंजर्व करना, ठीक है। तो ये इसका काम रहता है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 76, द ऑथराइजेशन फॉर द विड्रॉल ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया मस्ट कम फ्रॉम द। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया क्या होता है। जैसे मान लो हमारा घर होता है, तो हमारे घर में हम कहीं ना कहीं अपने पैसे स्टोर करके रखते हैं। तो वैसे ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी अपने जो उनके पैसे क्रिएट होते हैं टैक्स के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू, उन्हें एक जगह इकट्ठा करके रखती है, जिसे हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वहीं से जितने भी काम काज रहते हैं, एक्सपेंडिचर रहते हैं गवर्नमेंट के, वो उसी के थ्रू किए जाते हैं। अगर आपको उससे पैसा निकालना है, फंड निकालना है, तो आपको किसकी परमिशन लेनी पड़ती है? तो वो लेनी पड़ती है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में काफ़ी सारे बिल आते हैं। तो वो बिल इसीलिए आते हैं ताकि जो पैसा है उसको यूज़ करने की परमिशन मिल सके, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 77, आफ्टर द जनरल इलेक्शन, जैसे इलेक्शन होते हैं, द प्रोटेम स्पीकर इज़। तो प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? तो देखिए अब जैसे नए नए इलेक्शन हुए, ठीक है, लोकसभा के या फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए, तो स्पीकर तो अभी चूज़ नहीं हुआ होता है। तो उस टाइम क्या होता है, एक प्रोटेम स्पीकर रखा जाता है, यानी कि एक टेम्प्रेरी मेंबर रखा जाता है कि आप स्पीकर बनिए टेम्प्रेरी, कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए। तो वो होता है प्रोटेम स्पीकर। और वो कौन होता है? द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। जिसे टेम्प्रेरी या आप बोल सकते हो लिमिटेड टाइम के लिए चुना जाता है, जब तक कि एक जो हमने स्पीकर रखना है एक्चुअल में उसकी सिलेक्शन नहीं होती है, ठीक है, उसके इलेक्शन नहीं होते हैं, तब तक एक टेम्प्रेरी चूज़ किया जाता है, जिसे कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। वो होता है द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और वो भी एक MP या फिर MLA होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट 78। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 78, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है?
78 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए अपॉइंट भी प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ठीक है, और उसके बाद जो शपथ ग्रहण की करवाई जाती है वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कराई जाती है। और अगर इन केस चीफ जस्टिस रिज़ाइन करना चाहते हैं तो जो रेजिग्नेशन लेटर है वो भी अपना किसे देते हैं, राष्ट्रपति को ही देते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह से आपसे पूछा जाता है। और जो मैक्सिमम एज रहती है चीफ जस्टिस की वो रहती है 65। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आजकल एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है सुप्रीम कोर्ट की। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 79, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी इन द लोकसभा। तो सबसे ज़्यादा एसटी की सीटें कौन से स्टेट से आती है लोकसभा के लिए। तो 79 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। और अगर इन जनरल बात करें कि लोकसभा में सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स की संख्या रहती है वो कौन सी स्टेट से है, वो है उत्तर प्रदेश से, और वो है 80। और दूसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र से 48, तीसरे पे आंध्र प्रदेश 25। तो कई बार आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हिमाचल से लोकसभा और राज्यसभा के कितने मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं अभी इलेक्शन भी होने वाले हैं लोकसभा के, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे कम कहाँ पे है, सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम, यहाँ पे सिर्फ एक एक मेंबर्स चुन के जाते हैं लोकसभा के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80, द रेट एट विच आरबीआई गिव्स शॉर्ट टर्म लोन टू द कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। तो ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड है इंडियन इकोनॉमिक्स रिलेटेड। तो इन केस अगर आपका आरबीआई शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है कमर्शियल बैंक को, तो उस रेट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेपो रेट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और इन केस ये उल्टा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है कि कमर्शियल बैंक शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कर रहा है आरबीआई को, तो उस रेट को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो यहाँ तो आपसे सिंपल पूछा था कि अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 81, विच इज़ एक्टिवली इन्वॉल्व इन ड्राफ्टिंग द यूनियन बजट ऑफ इंडिया। तो भारत का जो बजट बनाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और यहाँ मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बताइए कि एट प्रेजेंट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है वो कौन है इंडिया के, और साथ ही साथ बताइए कि हमारे एचपी के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है। नेक्स्ट 82, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ एसोसिएटेड विद। तो किसके साथ रिलेटेड है ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो 82 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो चलिए थोड़ी सी बात करते हैं स्टैंड अप इंडिया के बारे में। तो स्टैंड अप इंडिया लॉन्च की गई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2016 में। और इसकी जो टैगलाइन थी वो थी करे प्रयास पाए विकास। और इसमें बेसिकली था क्या, इसमें फाइनेंशियल हेल्प दी जाती थी जो भी लोग बिलोंग करते थे SC ST या फिर जो महिलाएं थी उन्हें, अगर वो कोई अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उन्हें हेल्प दी जाती थी 10 लाख से लेके 1 करोड़ लोन की, ठीक है। तो बेसिकली इसमें यही था कि उन्हें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हेल्प दी जाती थी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 83, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स, जिसे हम कहते हैं प्रचंड बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या फिर छिपी हुई बेरोजगारी। बेरोजगारी काफ़ी टाइप्स की होती है, तो इसमें सिंपल पूछा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लो आपके घर में कोई काम लगा है, ठीक है। अब उस काम को करने के लिए हमें ज़रूरत है 10 बंदों की, बट अब आपने लगा दिया उसके लिए 20 बंदे, ठीक है। तो वो काम 10 बंदे अगर होते तो भी वो कंप्लीट हो जाता, लेकिन जो एक्स्ट्रा बंदे लगाए हैं वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज़ 0, ठीक है। यानी कि जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या, वो तो 0 होगी, ठीक है, क्योंकि आपने अब आपको ज़रूरत थी नहीं उतनी, बट आपने एक्स्ट्रा लोगों को काम पे लगा दिया जितनी उनकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता से अधिक, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया और इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन सी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए मेजर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक ऐसा इंडेक्स जो इंडिकेट करता है किसी भी कंट्री की ह्यूमन डेवलपमेंट को, तो वो होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था 1990 में, और ये स्टार्ट किया गया था यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो मेन इकोनॉमिस्ट थे वो थे महबूब उल हक। और इसके लिए कुछ एक पैरामीटर रखे गए थे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, जिसमें आपके पास क्या क्या थे। फर्स्ट क्या था? लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और सेकंड हमारे पास था एजुकेशन, और थर्ड था इनकम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन क्या दिए हैं? तो सबसे फर्स्ट तो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो ये तो करेक्ट है। और दूसरा है सेक्स रेशो, तो सेक्स रेशो नहीं है इसका एक मेजर, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी थर्ड है लिटरेसी रेट, एजुकेशन से रिलेटेड, और फोर्थ है ग्रॉस एनरोलमेंट, यानी इसका भी हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए एजुकेशन सिस्टम में कि कितने जो बच्चे हैं वो एजुकेशन सिस्टम में एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके मेजर है, बाकी आपका जो ऑप्शन बी है वो नहीं है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।